छात्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार दीवान, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मेरी चर्चा का, आपसे बातचीत का संक्षिप्त सा विषय होगा पल्लवन। पल्लवन के 3 बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक, पल्लवन का स्वरूप और पल्लवन की परिभाषा। दूसरा बिंदु होगा पल्लवन का महत्व और पल्लवन की उपयोगिता। और चर्चा के लिए तीसरा प्रमुख बिंदु होगा पल्लवन एवं भाषा के अन्य विविध रूपों से उसका संबंध और उसमें तुलना। छात्रों, पल्लवन को समझने के पहले ये बताना आवश्यक है कि इस पूरे पाठ्यक्रम के लिए जो प्रस्तावित कृति है, उस कृति का शीर्षक है भारतीयता के अमर स्वर, जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के द्वारा किया गया है। संभवतः ये छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी के द्वारा भी इसका प्रकाशन किया जा चुका है। इस कृति के संपादक हैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र और प्रधान संपादक के रूप में प्रोफेसर धनंजय वर्मा। तो छात्रों, आइए पल्लवन और पल्लवन की प्रक्रिया को, पल्लवन के अर्थ को और पल्लवन के स्वरूप को समझना चाहें। पल्लवन, जिसे अन्य शब्दों में विशदीकरण या विस्तारण के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसके लिए एम्प्लीफिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन अथवा सूक्ति को विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा विस्तृत करके लिखना, यह प्रक्रिया पल्लवन कहलाती है। आपने संक्षेपण का नाम सुना होगा। संक्षेपण यानी किसी विस्तृत और व्यापक या किसी बड़े गद्यांश को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका सारांश करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे संक्षेपण कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत किसी एक वाक्यांश का, किसी एक सूत्र का, किसी लोकोक्ति का, किसी कहावत का, किसी मुहावरे को विस्तृत रूप से उसके मूल अर्थ के साथ, उसके मूल भाव के साथ, उसके केंद्रीय विस्तार के साथ स्पष्ट किए जाने की, व्याख्यायित किए जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम पल्लवन कहते हैं। विस्तारण या पल्लवन स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ और आशय से सर्वथा भिन्न है। स्पष्टीकरण मुख्य रूप से अवतरण में आई दुरूह पंक्तियों या क्लिष्ट वाक्यों का किया जाता है। स्पष्टीकरण में दुरूहता को स्पष्ट किया जाता है, पर विस्तारण में अर्थ की दुरूहता सुलझाने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। मुख्य उद्देश्य होता है भाव का प्रसार और उसके सभी मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना। इसी प्रकार व्याख्या में गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियों की सभी विशेषताओं को इस प्रकार उद्घाटित किया जाता है कि उनमें अभिव्यक्त विचार स्पष्ट रूप से पाठक के सामने, श्रोता के सामने स्पष्ट हो जाए। इसी प्रकार विस्तारण में गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं किया जाता, बल्कि वाक्य के मूल भाव का पल्लवन किया जाता है। व्याख्या के साथ अगर आप पल्लवन की तुलना करना चाहें तो स्पष्ट होगा कि व्याख्या में प्रसंग हो सकता है, निर्देश हो सकता है और उसकी विशिष्टताएं हो सकती हैं। तो इस दृष्टि से व्याख्या और पल्लवन का अंतर भी स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार अगर समीक्षा की भी बात की जाए तो किसी विषय की,
किसी गद्यांश की, किसी पद्यांश की अनुकूल और प्रतिकूल समीक्षाएं की जा सकती हैं, किंतु इसके ठीक विपरीत पल्लवन में पल्लवनकर्ता के लिए तटस्थता या उदासीनता का गुण आवश्यक होता है। वह अनुकूल और प्रतिकूल समीक्षा नहीं कर सकता, तथापि वह किसी गूढ़ विषय को, किसी जटिल विषय को, किसी क्लिष्ट भाव को बहुत सरल तरीके से, व्यापक रूप से, विस्तार के साथ जब वह पल्लवित करता है तो यही गुण जो है वो पल्लवन के श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। आशय की बात करें तो आशय में लेखक का ध्यान स्पष्टता पर रहता है। यदि मूल छोटा है तो आशय उससे बड़ा हो सकता है, और यदि मूल बड़ा है तो आशय छोटा हो सकता है। आशय की आधार सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। विस्तारण तो हर स्थिति में मूल से बड़ा ही होता है। विस्तारण का उद्देश्य मूल भाव को स्पष्ट करना होता है। तो छात्रों, मेरे विचार से पल्लवन और स्पष्टीकरण दोनों में क्या अंतर है? पल्लवन और व्याख्या दोनों के गुणों में क्या अंतर है? पल्लवन और आशय, इन दोनों ही विधाओं की तुलना किस प्रकार की जा सकती है? ये चीजें आपके सामने स्पष्ट हुई। अब मैं आऊं हमारी चर्चा के केंद्रीय तत्व की ओर, केंद्रीय उद्देश्य की ओर। तो अब हमको समझना है कि पल्लवन की परिभाषाओं का निर्धारण कैसे किया जाए। आज तक बहुत सारी परिभाषाएं पल्लवन की दी गई हैं। मैं कुछ ऐसी परिभाषाएं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा जो इस संदर्भित पाठ्यकृति में उपलब्ध है। पहली परिभाषा बहुत छोटी सी परिभाषा है, सरल परिभाषा है। इस परिभाषा को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये परिभाषा दी गई है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के शब्दों में। उन्होंने पल्लवन को ऐसे परिभाषित किया है, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। इसी प्रकार पल्लवन की एक दूसरी परिभाषा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में उन्होंने पल्लवन का अर्थ या पल्लवन की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की है। वे कहते हैं, पल्लव यानी उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। तो छात्रों, अब हम पल्लवन को परिभाषित करते हुए संक्षेप रूप में आपको यही बताना चाहेंगे कि किसी सूक्ति, सुभाषित अथवा सुगठित तथा सुगुम्फित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भाव का तर्क सम्मत शैली में विभिन्न उदाहरणों, विवरणों और दृष्टांतों के द्वारा किया गया परिवर्धन या पल्लवन ही पल्लवन भी है और विस्तारण भी है, और इसे ही विशदीकरण भी कहा जा सकता है। प्रिय छात्रों, पल्लवन के संदर्भ में अब आपके समझने के लिए दूसरा बिंदु हो सकता है पल्लवन का महत्व और पल्लवन की उपयोगिता। छात्रों, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को आपसे शेयर करता हूं कि आज के इस आधुनिक जीवन में, व्यस्त सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में जो महत्व संक्षेपण का है वो महत्व पल्लवन का नहीं है। कारण, आज आप चाहे उद्योगपतियों को देख लीजिए, व्यवसायियों को देख लीजिए, राजकाज और प्रशासन का काम करने वाले उच्चाधिकारियों को देख लीजिए, उनके पास इतना समय नहीं है कि वे पूरे पत्र व्यवहार को पढ़ें, बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखें। इसलिए
अपने कार्यों को सरल और संक्षिप्त रूप में संपादित करने के लिए वो संक्षेपण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। पर छात्रों, आज के इस आधुनिक जीवन में भी पल्लवन का व्यापक महत्व है। पल्लवन हमें इतिहास के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पल्लवन की व्यापक उपयोगिता आज भी बनी हुई है। उदाहरणार्थ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में फ्रांसिस बेकिन और शेक्सपियर। इसी प्रकार आप इतिहास और राजनीति के विषय क्षेत्र में चले जाएं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप चले जाइए तो वहां गौतम बुद्ध का प्रसंग ये आपको याद दिलाऊंगा। तो ये वो महापुरुष हैं कि जिन्होंने बहुत सारी शुक्तियों, उक्तियों या ऐसे संक्षिप्त आधार कथनों का लेखन किया है कि उन्होंने एक वाक्य में तो सब कुछ कह दिया, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत गूढ़ है और जटिल है। तो ऐसी शुक्तियों को समझने के लिए कि जिससे मानवीय जीवन के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जा सके, तो उसको सरल और सहज रूप में समझने के लिए पल्लवन ही एक ऐसा माध्यम है कि ऐसी उक्तियों, कहावतों और मुहावरों को सरल और सहज रूप से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, घोड़े बेच करके सोना। सामान्य अर्थ होगा कि घोड़ों के बिक जाने के बाद उस घोड़े का व्यवसायी जो है वो आराम से सो जाता है, अर्थात उसका व्यापार समाप्त हो जाता है, धन अर्जित कर लेता है और इस सुख के कारण उसकी निद्रा जो है वो गहरी होती है। इसको मैं अर्थ में स्पष्ट करना चाहूंगा, थोड़ा रोचक भी होगा। निश्चित रूप से अगर अस्तबल में बहुत सारे घोड़े होंगे और वो घोड़े हिनहिनाएंगे तो उन घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ भला उस घोड़े के मालिक को नींद कैसे आएगी। अब आप उसको दूसरे अर्थ में लीजिए कि जैसे ही वो घोड़े बिकते हैं वैसे ही उस व्यवसायी का व्यापार भी पूर्ण हो जाता है, उसका कार्य भी पूर्ण हो जाता है और वो घर आकर के चैन की नींद जो है वो सोता है। तो छात्रों, आप देखिए, घोड़े बेच करके सोना अर्थात संपूर्ण विराम, संपूर्ण आराम, चैन और सुख की प्राप्ति। पल्लवन से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु है कि एक श्रेष्ठ पल्लवन कैसे किया जाए या एक कुशल विस्तारक के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। इस वीडियो टॉक में मैं बहुत संक्षेप में ही इसमें प्रकाश डाल सकता हूं। एक कुशल विस्तारक को गहन रूप से अध्ययनशील होना चाहिए, यह पहला बिंदु है। निश्चित रूप से गहन अध्ययनशीलता अर्थात जब तक साहित्य का, कला का, दर्शन का, इतिहास का, भूगोल का और सामान्य वैज्ञानिक विषयों के प्रति किसी पल्लवक को ज्ञान नहीं है तो वो भला इन विषयों से जुड़े हुए आधार कथनों की व्याख्या कैसे कर सकता है। इसलिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना, ज्ञानवर्धक लेखों को पढ़ना और कुल मिलाकर के अध्ययन के प्रति रुचि, ये श्रेष्ठ पल्लवन के लिए एक आवश्यक गुण है। दूसरा गुण है सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि। निश्चित रूप से कुशल विस्तार के लिए पल्लवक की दृष्टि का सूक्ष्म निरीक्षणी होना बहुत आवश्यक है। अगर उसकी दृष्टि सूक्ष्म है तो निश्चित रूप से वह
जिस वाक्य का पल्लवन किया जाना है उस वाक्य के मूल भाव को वह तत्काल समझ लेगा और उसका विस्तार कर पाएगा। तीसरा गुण है तार्किकता। कुशल विस्तारक को तर्कप्रिय होना चाहिए। तर्कप्रिय का तात्पर्य तर्क करना या विवाद करना या आर्ग्यूमेंट करना नहीं है। तार्किकता अर्थात लॉजिक निश्चित रूप से प्रस्तुत विषय, सूत्र, कथन, उक्ति जिसका पल्लवन किया जाना है तो उससे संबंधित तर्क को अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है एक कुशल विस्तारक के लिए अपेक्षित है। इसी प्रकार वह अपने तर्क को क्रमबद्ध और तारतम्यता से जब प्रस्तुत करेगा तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया विस्तार भी सुंदर होगा। अन्य गुण है तटस्थता। तटस्थ होकर के ही हम कुशल विस्तारक का परिचय दे सकते हैं। इसी प्रकार व्याख्या शक्ति का संपन्न होना, अर्थात व्याख्याता जिस प्रकार भाषण को सरल सहज रूप से विभिन्न उदाहरणों से पुष्ट करता है, उसी प्रकार विस्तारक भी, एक पल्लवक भी मूल भाव को विभिन्न उदाहरणों, दृष्टांतों या प्रमाणों द्वारा पल्लवित करता चला जाए, तभी उसका पल्लवन जो है वो श्रेष्ठ प्रमाणित होगा। इसमें एक ही चीज का उदाहरण मैं आपसे दूंगा कि बहुत सारे राजनेताओं का भाषण हमारे लिए बड़ा लोकप्रिय होता है, बहुत सुरुचिकर होता है। आपने बहुत सारे धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन या भागवत भी सुने होंगे। तो वो जो प्रसंगों की जब चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार वो विभिन्न उदाहरणों या प्रमाणों या दृष्टांतों और प्रसंगों के माध्यम से किसी भी गूढ़ से गूढ़ विषय को सरल रूप से श्रोताओं तक संप्रेषित कर देते हैं। अन्य बिंदु है भाषा पर अधिकार, अर्थात जब तक भाषा पर ज्ञान नहीं होगा, जब तक भाषा पर अधिकार नहीं होगा, तब तक एक उत्तम पल्लवन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मेघावी होना। छात्रों, मेघा का अर्थ है विवेक, बुद्धि। बुद्धि जन्मजात होती है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है। आवश्यकता श्रम की है। जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मस्तिष्क जो है वह प्रखर नहीं होगा, क्योंकि प्रखर मस्तिष्क के माध्यम से ही हमारी कल्पना शक्ति जो है वो उच्च होती है, व्यापक होती है और हमारी अभिव्यंजना शक्ति में विस्तार होता है। अर्थात किसी भी कथन को, किसी भी सूत्र कथन को अगर सरल रूप से प्रस्तुत किया जाना है, पल्लवन किया जाना है, तो उसके लिए एक सुदृढ़ विवेक की, बुद्धि की, मेघा की आवश्यकता होती है। अंतिम बिंदु है अभ्यास। जो व्यक्ति अध्ययनशील होगा, मेधावी होगा, तार्किक होगा, व्याख्या शक्ति से संपन्न होगा, तो निश्चित रूप से किसी भी गूढ़ से गूढ़ विषय की सरल व्याख्या पर उसका अधिकार होगा। छात्रों, अब प्रश्न उठता है पल्लवन की प्रक्रिया, या जिसे आप पल्लवन की विधि कहते हैं। तो पल्लवन की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से नियम और उपाय किए जाने हैं, ये भी विचार योग्य विषय है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। मैं समय सीमा से बंधा हुआ हूं, वीडियो टॉक है, इसलिए अति संक्षेप में ही इसकी चर्चा करूंगा। पल्लवन की विधि के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 उपाय आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रदर्शित हैं। पहला बिंदु है वाचन। वाचन यानी अध्ययन। तो छात्रों, जिस अंश का, जिस सूक्ति का आपको पल्लवन करना है, तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आपको दिए गए वाक्य, सूक्ति
लोकोक्ति, कहावत या काव्य पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए। एक बार पढ़ा जाए, 2 बार पढ़ा जाए, कम से कम 2 या 3 बार उसको पढ़ना चाहिए। उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, मूल भाव को समझना चाहिए और बार बार पढ़ने से, विचार करने से मूल भाव निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगे। ये होगी पल्लवन की शुरुआत। दूसरा बिंदु है मूल भाव के पोषक भावों की खोज। इसके अंतर्गत आवश्यक यह है कि एक पल्लवन कर्ता या छात्रों, आपके संदर्भ में ही कहूं मैं कि परीक्षा के समय, परीक्षा कक्ष में अगर आपको किसी अंश का पल्लवन करना है तो आपको ये जानना होगा कि जिस प्रश्न का पल्लवन आपके द्वारा किया जाना है, प्रश्न यानी जो सूक्ति आपको दी गई है, जो कथन आपको दिया गया है, उस कथन के मूल में, उस कथन के भीतर कौन कौन से भाव, सहायक या पोषक भाव जो उस मूल भाव से जुड़े हुए हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और केंद्रीय भाव के साथ साथ ऐसे सहायक भावों की व्याख्या भी आवश्यक है। अगला बिंदु है पल्लवन के लिए जो लेखन हम करेंगे वो लेखन क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात अनुक्रम से लेखन। निश्चित रूप से मूल भाव और मूल भाव के साथ साथ सहायक भाव और अगर कोई अन्य विशेष भाव भी दिखाई देता है तो इन तीनों को पहले ढूंढ लिया जाना चाहिए और उसके बाद क्रम से महत्व प्रदान करते हुए इसे उत्तर पुस्तिका में चाहे तो आप पहले रफ में अंकित कर लें, या अगर आपको लगता है कि नहीं सीधे उसको कर लिया जाए, तो इसमें मूल बात यह है कि ये जो लेखन होगा, ये जो भावार्थ पल्लवन आप करेंगे, तो मूल भाव और फिर उसके बाद सहायक भाव या पोषक भावों को लिखते चलिए। इसी के साथ साथ पल्लवन की विधि में महत्वपूर्ण है आवश्यक दृष्टांतों, उदाहरणों और विभिन्न विवरणों को अंकित किया जाना। तो छात्रों, जिस प्रकार हमने मूल भाव को पहचाना, उसके पोषक भावों को पहचाना और उसी महत्व के साथ क्रम से उसको लिखा, इसी प्रकार इस अनुच्छेद के या वाक्यांश के विस्तार के संदर्भ में मूल भाव को पुष्ट करने वाले उदाहरणों, दृष्टांतों और विवरणों को भी नोट कर लिया जाए। अंतिम बात है प्रारूप। अब आपने वो जो 4 प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली, कौन कौन सी? वाचन, मूल भाव की खोज, अनुक्रम से लेखन, आवश्यक दृष्टांत का लेखन। इन चारों प्रक्रिया के बाद जो अंतिम प्रक्रिया आपकी होगी वो है प्रारूप। प्रारूप जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्ट कहा जाता है। अर्थात इतना जो आपने कर लिया, तो पहले तो आपने उसको रफ कॉपी पे नोट किया, या अगर आप सक्षम हैं, आप समझ रहे हैं कि पहले बार में ही आप इसको लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से उस कथन का, उस अंश का जो विस्तार या पल्लवन आपके द्वारा किया जाना है, तो उसका एक प्रारूप तैयार कर लीजिए कि उसको कैसे लिखा जाए व्यवस्थित तरीके से। इसमें ध्यान ये रहे कि जो अनावश्यक सामग्री है, जो अनावश्यक लेखन है, या ऐसा लेखन जिसका संबंध मूल भाव से भी नहीं है, पोषक भाव से भी नहीं है, सहायक भाव से भी नहीं है, तो वो उस विस्तार से हमको बचना है। तो ये व्याख्यान अब मैं समाप्त करता हूं। पुनः आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने पल्लवन का स्वरूप, पल्लवन की परिभाषा, पल्लवन के महत्व और उसकी उपयोगिता, पल्लवन का विभिन्न रचना रूपों के साथ संबंध, कुशल विस्तारक के गुण और पल्लवन की विधि को समझने की कोशिश की है। शेष अगले अंक में।